बच्चे 2018 का पेपर सॉल्व कर रहा हूँ। लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शंस के मुताबिक जब एवरेज प्रोडक्ट बढ़ता है तब इसमें से मार्जिनल प्रोडक्ट और एवरेज प्रोडक्ट के बारे में क्या होता है। तो इसके लिए हम लोग एक तो ग्राफ बनाते हैं। ये हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट है और ये हमारा एवरेज प्रोडक्ट है। एवरेज प्रोडक्ट आपका बढ़ रहा है। तो बच्चों अगर इस रिलेशन को अगर हम सही से देखें, पहली बात तो एपी राइज हो रहा है। अगर एपी राइज हो रहा है तो एमपी भी क्या हो रहा, एमपी भी राइज हो रहा, और एमपी जो है वो ज्यादा है किससे, एपी से। अब एमपी फॉल हो रहा, एमपी फॉल हो रहा, एपी फॉल हो रहा तो एमपी फॉल हो रहा। एपी ऊपर है और एमपी नीचे है। इस पोजीशन में दोनों बराबर है। तो ध्यान से देखिए एपी क्या हो रहा, एपी यहां तक राइज हो रहा, एमपी क्या हो रहा, एमपी बढ़ भी रहा है और बढ़ने के बाद घट भी रहा है। एमपी राइज एंड फॉल। बच्चों एपी बढ़ रहा है तो एमपी भी बढ़ रहा है और बढ़ते बढ़ते गिर भी रहा है। तो यहाँ हम लोग का आंसर होगा बी नंबर, और ये सही आंसर है क्योंकि इसमें एपी बढ़ भी रहा है और घट भी रहा है। टोटल कॉस्ट कर्व इन द शॉर्ट रन। शॉर्ट रन में टोटल कॉस्ट कर्व कैसा होता है, ये हमारी वाई एक्सिस है और ये हमारी एक्स एक्सिस है। आप लोग को पढ़ाए थे तो बताए थे बाबू, ये हमारा फिक्स कॉस्ट है और यहीं से हम लोग का टीसी ड्रॉ होता है। ये मेरा टीसी कर्व है। टीसी हमेशा ड्रॉ होगा फिक्स कॉस्ट से या वाई एक्सिस के एरिया से। टोटल कॉस्ट कर्व इन द शॉर्ट रन पॉजिटिवली स्लोप स्ट्रेट लाइन थ्रू द ऑरिजिन। नहीं, ऑरिजिन से ड्रॉ तो नहीं होता है। अगर ये ऑरिजिन से ड्रॉ होगा तो फिक्स कॉस्ट का वैल्यू 0 हो जाएगा और फिक्स कॉस्ट 0 नहीं होता है। यू शेप भी नहीं होता है। हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन नहीं। स्टार्ट विद द पॉजिटिव इंटरसेप्ट ऑन द वाई एक्सिस, राइट। ये हमेशा वाई एक्सिस से शुरू होता है। अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, आ सकता है एग्जाम में। कंसिडर ए प्रोडक्शन फंक्शन टू इनपुट। दो तो इनपुट है, बोथ इनपुट आर इंक्रीज बाई 10%, आउटपुट इंक्रीज बाई 13%। तो उसका क्या फिनोमेना है, उसका क्या रिजल्ट होगा। बच्चों यहाँ पर ही ध्यान से देखो, आउटपुट जो है वो 10%, 13% है और इनपुट जो है वो 10% है। तो इसके बारे में आपको हम बताया गया था आपको कि ये इनपुट है और ये आउटपुट है। इनपुट है 10%, आउटपुट है 13%। कंपेयर करो, आउटपुट क्या है इससे, आउटपुट ज़्यादा है तो इसको बोलेंगे इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल में आउटपुट ज़्यादा होगा। जैसे मान लो ये भी 10% है और ये भी 10% है, दोनों सेम है तो कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल।
अब बच्चों यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं ये 10% है इनपुट और ये है 8%, डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। तो बच्चों इस सवाल में पर हम लोग को आउटपुट को ध्यान देना, आउटपुट ज़्यादा है इंक्रीजिंग, आउटपुट बराबर है तो कांस्टेंट, आउटपुट कम है तो डिक्रीजिंग, और स्केल जहाँ लगेगा वो लॉन्ग रन होगा। तो यहाँ पर हम लोग का इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल होगा। आपका कॉस्ट कर्व कॉन्टिन्यूसली फॉल होगा अगर आउटपुट बढ़ेगा तो जब जब आउटपुट बढ़ेगा तो आपका कॉस्ट कम होगा और वो होगा एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, AFC। AFC हमेशा फॉल होगा। देखो कैसे, जैसे मान लो यहाँ पर है आउटपुट और ये मेरा फिक्स्ड कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट हम लोग का जाकर बच्चों 10 है, 20 है और 30 है। अगर इसका हम लोग एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट निकाले तो इसका 10 होगा, फिक्स्ड कॉस्ट तो फिक्स होता है 10 है। 10 से डिवाइड करो 5, 3 से इसको डिवाइड करो तो देखो ये घटते जा रहा है। जैसे जैसे आपका आउटपुट बढ़ रहा आपका एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट घटते जा रहा है। क्या कि इसको 1 से डिवाइड किए 10, 2 से डिवाइड किए 5, 3 से डिवाइड किए 10 को 3.33। तो इसीलिए एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट लगातार कम होगा अगर प्रोडक्शन बढ़ेगा तो। Which of the following is not a assumption of perfect competition market? परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में कौन नहीं आएगा? प्राइस डिस्क्रिमिनेशन नहीं आएगा। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है प्राइस अपने हिसाब से रखना, पॉसिबल नहीं है। बायर सेलर बहुत ज़्यादा होगा, यस। होमोजेनियस प्रोडक्ट होगा, यस। प्राइस टेकर होगा, यस। तो ये तीनों परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में आते हैं। तो कौन नहीं आता? प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। तो आंसर होगा प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। वार्नरसन एनालिसिस में डिसइक्विलिब्रियम सिचुएशन अगर होगा तो उसको इक्विलिब्रियम में लाने के लिए क्या करना होगा? तो ये वाल्सन है। वाल्सन के मुताबिक प्राइस को एडजस्टमेंट करना होगा, और क्वांटिटी का बात करोगे तो मार्शल होगा। तो वाल्सन के मुताबिक अगर इक्विलिब्रियम पोजीशन में आना है तो हम लोगों को बच्चों प्राइस में एडजस्टमेंट करना होगा ऑलवेज। परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में टोटल रेवेन्यू, इन परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में क्या होता है? टोटल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू हमेशा मार्जिनल रेवेन्यू से ज्यादा होगा, नहीं बराबर होगा, डी नंबर। परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में ये दोनों बराबर होता है। एक बार फिर देख लो बच्चों, आपको याद होगा बच्चों ये हमारा यूनिट है और ये मेरा प्राइस है। प्राइस कांस्टेंट है 10 रुपया सब में मान लिए, क्योंकि प्राइस में चेंजिंग नहीं होता है। तो हमको निकालना होगा टोटल रेवेन्यू। एवरेज रेवेन्यू TR डिवाइडेड बाई Q। वन से डिवाइड करो 10 को, 2 से डिवाइड करो 20 को, 10 आएगा। मार्जिनल रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू 10 है, 10 ले लो।
20 से 10 घटाओ, 30 से 20 घटाओ। ध्यान से देखो, एवरेज रेवेन्यू मार्जिनल रेवेन्यू दोनों बराबर होता है प्राइस के। तो हम लोग कह सकते हैं कि एवरेज रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू, ये सब आपस में बराबर है किसके? प्राइस से। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर अ कमोडिटी जीरो, द डिमांड कर्व इज। अच्छा, आपको मालूम होगा बच्चों, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फार्मूला में क्वांटिटी ऊपर होता है और प्राइस नीचे होता है। अगर ईपी का वैल्यू 0 है क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो क्वांटिटी चेंज इन 0 आ जा रहा, यानी कि क्वांटिटी में कुछ चेंजिंग नहीं हो रहा, खाली चेंजिंग हो रहा प्राइस में। तो इसका कर्व हम लोग को बनाना है तो हम बना सकते हैं। ये एरिया प्राइस होता है, ये एरिया क्वांटिटी होता है। तो क्वांटिटी में कोई चेंजिंग नहीं है तो क्वांटिटी का कर्व होगा हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन। नहीं सॉरी, क्वांटिटी में कोई चेंजिंग नहीं है। अगर यहाँ तो प्राइस में सेव हो जाएगा, क्वांटिटी में कोई चेंजिंग नहीं है बच्चों। तो क्वांटिटी में चेंजिंग नहीं है, तो ये मेरा क्वांटिटी का एरिया हो गया, ये मेरा प्राइस है। बच्चों ये मान लो मेरा क्वांटिटी है, ये मेरा प्राइस है। आपका प्राइस में चेंजिंग हो रहा है लेकिन क्वांटिटी आपका देखो वही है, फिक्स हो गया। तो इसको कहते हैं वर्टिकल कर्व। यानी कि अगर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का वैल्यू 0 है तो उस वक्त जो डिमांड कर्व बनेगा वो वर्टिकल बनेगा, पैरेलल टू वर्टिकल। पहले ऐसे सॉल्व कर लेना, क्वांटिटी और प्राइस ले लेना, इसका वैल्यू 0 दे देना, फिर क्रॉस करोगे तो ये 0 हो जाएगा, ये क्यू आ जाएगा, यानी क्यू का मान 0 आ गया। क्यू में कोई चेंजिंग नहीं है तो वर्टिकल। तो बेटा पैरेलल टू वर्टिकल हो जाएगा ए नंबर। कंसिडर सिचुएशन वेयर द प्राइस ऑफ पेट्रोल इन इंडिया राइज। अच्छा, बेटा पेट्रोल का प्राइस बढ़ रहा है इंडिया में सडनली ड्यू टू द डिस्टर्बेंस इन द इंटरनेशनल पेट्रोलियम मार्केट। इंटरनेशनल मार्केट में पेट्रोल में कुछ प्रॉब्लम के चलते यहाँ पेट्रोल का दाम बढ़ रहा है। हाउ डू एक्सपेक्टेड द डिमांड कर्व फॉर मोटर कार इन इंडिया बिहेव। चलो, तो मोटर कार का डिमांड क्या होगा? फॉल होगा, क्योंकि पेट्रोल अगर महंगा होगा तो मोटर कार का डिमांड फॉल होगा। तो डिमांड अगर फॉल होगा तो दो बातें होगा, वो लेफ्ट की तरफ शिफ्ट करेगा। आइए देखते हैं कहाँ हो रहा है। बी नंबर इस पे पढ़ना क्या है, लेफ्ट की तरफ शिफ्ट होगा। देखो बच्चों, हमने पहले तो दो बात कह दी है, ये है पेट्रोल और ये मोटर कार। इसका प्राइस क्या हो रहा? बढ़ रहा, तो मोटर कार का डिमांड घटेगा। मोटर कार का डिमांड अगर फॉल होगा तो ग्राफ में वो राइट की तरफ नहीं जाएगा, उसका ताल्लुक होगा लेफ्ट के तरफ। तो लेफ्ट का मतलब फॉल, इसीलिए बच्चों ये होगा। इन ऑर्डर टू ड्रॉ द प्राइस कंजम्पशन कर्व, नाम से पता चल रहा है कि यह कर्व प्राइस से बनेगा। तो चेंज इन द प्राइस ऑफ ओनली वन गुड्स, चेंज इन ओनली इनकम, इनकम में तो कभी होगी नहीं। चेंज इन प्राइस ऑफ बोथ द गुड, चेंज इन इनकम एंड प्राइस बोथ द गुड, नहीं। चेंज इन प्राइस ऑफ ओनली वन गुड्स, याद रखोगे बच्चों, इसमें एक का प्राइस कांस्टेंट होता है और एक का प्राइस चेंज होता है। दोनों का प्राइस कभी चेंज नहीं होगा इसमें, याद रखोगे। इसीलिए
प्राइस यहाँ भी है, देखो प्राइस यहाँ भी है और प्राइस यहाँ भी है, तीन तीन जगह प्राइस है। तो लड़का कंफ्यूज होगा हम कौन सा ले। ये तो हम नहीं लेंगे क्योंकि साथ में इनकम भी है। यहाँ पर बेटा दोनों गुड्स, यहाँ पर दोनों प्राइस चेंज हो रहा है, यहाँ भी दोनों प्राइस चेंज हो रहा है। यहाँ सिंगल गुड्स, एक गुड्स का तो एक ही गुड्स, ये वाली लेंगे क्योंकि इसमें डिफिनेशन में बोला गया है कि प्राइस कंजम्पशन कर्व में एक ही प्राइस, एक ही गुड्स की प्राइस चेंज होंगी, याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंस। बोलना बेटा दो कमोडिटी का फ्रेमवर्क है। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट corresponding to the base unit of goods X. Budget line touch the X axis at the point where the quantity is 50 unit. Consumption of X is measured horizontal and that of Y is vertical. Find the equilibrium quantity of Y. The Px is 10 and Py is 5. बच्चों हम लोगों को यहाँ पर ध्यान देना होगा सवाल में। बीस यूनिट है गुड्स एक्स का और बजट लाइन जो है वो टच कर रहा है, बजट लाइन जो है वो टच कर रहा है एक्स एक्सिस को, तो 50 यूनिट वहाँ पे कंज्यूम हो रहा है। तो बजट लाइन टच कर रहा है एक्स एक्सिस को। बच्चों ये हमारा बजट लाइन है जो एक्स एक्सिस को टच कर रहा है 50 यूनिट। तो टोटल बजट लाइन कॉस्ट होगा बच्चों 50 यूनिट इनटू, और याद रखो ये टच कर रहा है एक्स एक्सिस को, तो यहाँ तो गुड्स एक्स है और यहाँ गुड्स वाई है। तो गुड्स एक्स का प्राइस है 10 से अगर इंटू कर दो तो टोटल बजट लाइन कॉस्ट हो गया 500। अब बच्चों यहाँ पे हम लोग इक्वेशन जानते हैं। बजट लाइन इक्वेशन दो गुड्स का मिलकर बनता है ये है प्राइस इनटू गुड्स एक्स। तो गुड्स एक्स का क्वांटिटी देखो 20 से ऊपर में, प्राइस है 10 प्लस पी का प्राइस है 5 लेकिन क्वांटिटी नहीं है, और हम लोग बजट लाइन का कॉस्ट निकाल दिए हैं 500। पाँच से काटो तो हम लोग का 60 आंसर हो जाएगा बच्चों। आपके सामने दिया हुआ है लेबर और क्वांटिटी। फर्स्ट डिक्रीज एंड देन इंक्रीज द मार्जिनल प्रोडक्ट। हमको बोल रहा है कि आप एक काम कीजिए, यहाँ लेबर है और क्वांटिटी दोनों दिया हुआ है,
वी कैन से दैट देयर इज, यहाँ पर क्या हो रहा है। सबसे पहले आप ये देखो कि आपका क्वांटिटी जो है वो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है या घट रहा है। तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले यहाँ लेबर ले लेते हैं बच्चों। थ्री, 4, 5 और 6। अब यहाँ क्वांटिटी ले लेते हैं बच्चों। क्वांटिटी है 0, 10, 20, 23, 37, 48, 58। जो को अच्छा से करता हूँ। फोर, 5 और 6 क्वांटिटी है। क्वांटिटी का मतलब है बच्चों यहाँ टोटल प्रोडक्ट, वो है 0, 10, 23, 37, 48, 58, 67। हमको बोलना निकालो मार्जिनल प्रोडक्ट। मार्जिनल प्रोडक्ट पहला का 0, 10 से 0 घटाओ 10, 23 से 10 घटाओ 13, 37 से 23 घटाओ  बच्चों अगर हम लोग देखें यहाँ पर मार्जिनल प्रोडक्ट को तो 0 से 10, 10 से 13, 13 से 14। पहले मार्जिनल प्रोडक्ट बढ़ा, उसके बाद मार्जिनल प्रोडक्ट क्या हो रहा, उसके बाद मार्जिनल प्रोडक्ट फॉल हो रहा। तो पहला डिक्रीज हो रहा नहीं, पहले तो इंक्रीज हो रहा। पहले इंक्रीज हो रहा तब जाके डिक्रीज हो रहा। तो आंसर होगा सी। आपको बोल रहा है एमसी और एसी निकालो 5 यूनिट का। ये 5 यूनिट का एसी और का निकालो एमसी। आओ निकालते हैं बच्चों। बच्चों एसी निकालना है 5 यूनिट का, 5 यूनिट का हमको निकालना है। तो एसी हम कैसे निकालेंगे बच्चों, टीसी को डिवाइड करेंगे क्वांटिटी से। तो 5 यूनिट में कॉस्ट कितना है, 45 है। तो 45 लेंगे बच्चों और क्वांटिटी है 5, इससे डिवाइड करेंगे तो 9। तो 9 मिल गया। अब मेरे को मार्जिनल कॉस्ट निकालना है 5 यूनिट का। तो मार्जिनल कॉस्ट कैसे निकालते हैं, चेंज को बोलते हैं। तो 36 और 45 का चेंज कितना होगा। मार्जिनल कॉस्ट हम लोग कैसे निकालते हैं बच्चों, मार्जिनल कॉस्ट निकालने का फार्मूला होता है चेंज इन कॉस्ट। तो 5 यूनिट में 45 है, 4 में 36 था। आप ही बताओ 36 से हम 45 में आए तो कितना बढ़ा, 9। तो बच्चों इसको हम लोग इस तरीके से दिखा सकते हैं। चेंज इन कॉस्ट भी लिख सकते हैं बच्चों। 45 आप उसके पहले था 36, तो घटाएंगे तो 9। तो हम लोग का आंसर होगा डी नंबर, सॉरी डी नहीं होगा, हम लोग का आंसर होगा ए। ये सब कैंसिल। लॉन्ग रन एवरेज कर्व यूजुअली क्या होता है, लॉन्ग रन एवरेज कर्व यू शेप्ड होता है। तो इसीलिए पहले वो गिरेगा तब जाके चढ़ेगा।
चलो इस पे हम नोट तैयार करते हैं। LAC लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट। ये शॉर्ट रन कॉस्ट है, ये शॉर्ट रन कॉस्ट है, ये भी शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट है, शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट है, शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट है। ये सभी पॉइंट को हम लोग जोड़ेंगे कर्व से, इसे कहेंगे लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व। बच्चों लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व एक प्लानिंग कर्व होता है। लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट इनवॉल्व कर्व होता है। लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व यू शेप्ड होता है। अगर यू शेप्ड होता है तो ड्यू टू लॉ ऑफ स्केल ऑफ प्रोडक्शन, तो बच्चों ये तीन बातें हम लोगों को अच्छे से जानना चाहिए। तो आइए देखते हैं क्या है। अच्छा इधर देखो, ये ऊपर से नीचे आया, नीचे आके यहाँ रुका, फिर यहाँ से ऊपर गया, यानी कि लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट पहले फॉल होगा फिर जाके राइज होगा। तो डी नंबर है, पहले फॉल होगा तब जाके राइज होगा, तब जाके वो बनेगा यू शेप्ड। यू शेप का मतलब होता है बेटा फॉल, फर्स्ट फॉलिंग एंड देन राइजिंग। इनकम है कंज्यूमर का, इनकम है कंज्यूमर का बच्चों, वो 10% से बढ़ रहा है। क्वांटिटी डिमांड डिक्रीज हो रहा है, तो इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का वैल्यू बताओ। बता देंगे बच्चों, ये है इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फार्मूला, चेंज इन क्वांटिटी डिमांड और बटा में होता है चेंज इन इनकम। बच्चों परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड बटा में परसेंटेज चेंज इन इनकम है। यहाँ पर हम लोग के सामने चेंज इन इनकम दे दिया है 10%, तो हमको चेंज इन क्वांटिटी डिमांड निकालना होगा। क्वांटिटी डिमांड आपका चेंज कितना हुआ, 1900 माइनस 2000, मतलब 2000 से 1900 हुआ, तो आपका डिक्रीज हो गया कितना, 100। अब इसका परसेंटेज निकालोगे तो -100 इंटू 100, और नीचे में लोगे पहला वाला, पहला क्वांटिटी कौन है, 2000। यहाँ से 2 जीरो, यहाँ से 2 जीरो काटो, यहाँ से 1 जीरो 1 जीरो काटो। अगर हम इसको डिवाइड करें तो यहाँ आएगा 5। अब हम लोग यहाँ पे फार्मूला लिखेंगे बच्चों, चेंज इन क्वांटिटी डिमांड का परसेंटेज बटा में चेंज इन इनकम। तो चेंज इन क्वांटिटी डिमांड 10% है और चेंज इन इनकम 5% है। काटो,
0.5 माइनस आपके सामने मार्जिनल यूटिलिटी दिया हुआ है दो गुड्स का और प्राइस भी दिया हुआ है. प्राइस आर इतना. व्हाट शुड बी द इक्विलिब्रियम परचेज ऑफ गुड एक्स एंड वाई अंडर द मार्शलिंग कंज्यूमर बिहेवियर थ्योरी. अच्छी बात है. हमको बोलना मार्जिनल यूटिलिटी निकालिए. मार्जिनल यूटिलिटी निकालिए कंज्यूमर बिहेवियर के मुताबिक. तो इसको हम लोग निकाल सकते हैं. What should be the equilibrium price of goods X and Y under the marshalling? बच्चे यहाँ पर आपके सामने क्वांटिटी भी है, मार्जिनल यूटिलिटी दिया हुआ है और प्राइस ऊपर में है. नीचे बोल रहा है इक्विलिब्रियम परचेज ऑफ गुड्स एक्स एंड वाई, मतलब इक्विलिब्रियम क्वांटिटी निकालना एक्स और वाई का मार्शल के हिसाब से कंज्यूमर बिहेवियर, मार्शलिंग कंज्यूमर बिहेवियर के मुताबिक. तो मार्शल को हम लोग कहते हैं कार्डिनल अप्रोच और यहाँ दो गुड्स है. तो इसमें से कौन होगा उसके लिए हम लोग को कंडीशन यूज करना पड़ेगा. कंज्यूमर इक्विलिब्रियम जिसमें मार्जिनल यूटिलिटी जो एक्स का होगा वो बराबर होगा मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई का. ये हम लोग का कंडीशन है. अब एक एक करके हम लोग चेक करते हैं. एक नंबर यहाँ 10 है बच्चों और प्राइस देखो यहाँ 5 है. 5 ले लिए. अभी 15 है बच्चों और इसका प्राइस जो है वो 10 है. बच्चों इसको सॉल्व करें. 5 से 10 काटे तो 2 और 10 से 15 काटेंगे तो 1.5. क्या ये दोनों बराबर आया? नहीं. तो ये हो गया डिसइक्विलिब्रियम. हमको इक्विलिब्रियम चाहिए. अब 2 नंबर पॉइंट चेक करते हैं बच्चों. 2 नंबर पॉइंट अगर हम चेक करें इसी फार्मूला में, अभी एम यू कितना है? 8. तो हम 8 लिए डिवाइडेड बाई 5, फिर 14 ले लिए बच्चों और उसका है 10. अगर हम काटेंगे इसको बच्चों तो एक और इसको काटेंगे तो 1.4. क्या ये बच्चों बराबर आया? नहीं. ये भी डिसइक्विलिब्रियम है. अब आते हैं बच्चों केस नंबर 3 में. तीसरा यूनिट में चेक करते हैं बच्चों. 6 है और प्राइस है 5. छः और 5 2 से काटो. 6 और 5 ये बराबर हो गया. ये हो गया इक्विलिब्रियम. तो हमारा आंसर होगा कि 6 और 12 वाला, यानी कि कौन क्वांटिटी? 3 और 3. ये हमारी इक्विलिब्रियम क्वांटिटी हो गई है. अब बच्चों हम लोग के सामने कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन हिकेन्स इन डिफरेंट कर्व अप्रोच. तो बच्चों हम लोग जाने थे हिक्स में जिसको कार्डिनल अप्रोच कहते हैं. कार्डिनल अप्रोच में हम आपको बताए थे
उसको कहते हैं इंडिफरेंट कर्व अप्रोच। इसी को कहते हैं हिग्स। इन्होंने कंज्यूमर इक्विलिब्रियम हमें बताया था। इन्होंने कहा था कि स्लोप ऑफ आईसी कर्व बराबर होगा स्लोप ऑफ बजट लाइन। स्लोप ऑफ आईसी कर्व का मतलब था बच्चों मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स बटा में मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई, और यहाँ था प्राइस एक्स बटा में प्राइस वाई, और ये आपका मिल रहा है सी नंबर में। Which of the following statement constitute are the exception to law of demand? लॉ ऑफ डिमांड कहाँ काम नहीं करता है? जहाँ पे डिमांड कर्व नीचे की जगह ऊपर आ जाएगा तो वहाँ लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करता है। डिमांड ऑफ कमोडिटी राइज विद द राइज इन इनकम। इनकम बढ़ रहा है तो डिमांड बढ़ रहा है, इनकम के बढ़ने से डिमांड फॉल हो रहा है। और तीसरा नंबर है कमोडिटी राइज हो रहा है जब प्राइस ऑफ द गुड्स राइज हो रहा, अदर थिंग रिमेन द सेम। देखो ध्यान से बच्चों, प्राइस भी बढ़ रहा है, डिमांड फॉर कमोडिटी राइज विद द राइज इन प्राइस। ये तो उल्टा हो रहा है, प्राइस कम होगा तो डिमांड क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो सी नंबर जो होगा इसका सही आंसर होगा बच्चों। यह लॉ ऑफ डिमांड फेल हो जा रहा है। Assume that the quantity demand for a commodity is measured along the horizontal axis। ध्यान से देखिएगा,